मंगोल बादशाह चंगेज खान ने अपनी शुरुआत मंगोल के एक छोटे कबीले से की थी, लेकिन मरने से पहले उन्होंने इतिहास के सबसे बड़े साम्राज्य की स्थापना की। चंगेज खान के जीवन, उनके साम्राज्य और उनकी क्रूरता के बारे में हम आपको काफी कुछ बताएंगे, तो प्लीज हमारा वीडियो एंड तक देखिएगा। चंगेज खान के प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन इतिहासकारों के अनुसार चंगेज खान का जन्म 1162 में आधुनिक उत्तरी मंगोलिया में हुआ था। चंगेज खान के पिता येसुगी एक छोटे से मंगोल कबीले के प्रमुख थे। अन्य मंगोल कबीलों की तरह वह लोग नोमैड थे और आकाश के देवता टेगरी पर केंद्रित धर्म में विश्वास रखते थे। मंगोलिया के कई नोमैड की तरह चंगेज खान का शुरुआती जीवन भी कठिन था। जब चंगेज खान 9 साल के थे, तब उनके पिता ने उनकी शादी की व्यवस्था की और उन्हें उनकी भावी पत्नी गर्ते के परिवार से मिलने के लिए ले गए। लेकिन वापस घर जाते समय उनके पिता का सामना टाटरों के कबीले के कुछ लोगों से हुआ, जो लंबे समय से मंगोलों के दुश्मन थे, और उन्होंने धोखे से चंगेज खान के पिता को जहर दे दिया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। इसके तुरंत बाद चंगेज खान अपने कबीले वापस चला गया और अपने कबीले का सरदार बनने के लिए अपना नाम आगे बढ़ाया, लेकिन कबीले ने उसे अस्वीकार कर दिया और चंगेज खान के परिवार को कबीले से बाहर निकाल दिया। और अगले कई वर्षों के लिए परिवार बहुत ही गरीबी में रहा और वो कुछ जंगली फल और अन्य छोटे मोटे जानवर खा के जीवित रहे। यह जानवर चंगेज खान और उनके छोटे भाई द्वारा मारे जाते थे। चंगेज खान का एक सौतेला बड़ा भाई भी था, जिसका नाम बख्तर था। परिवार में सबसे बड़ा पुरुष होने के कारण वह सीमित खाने पीने की चीज का बड़ा हिस्सा खा जाता था। एक शिकार के दौरान चंगेज खान का गुस्सा फट गया और उसने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी। यह चंगेज खान द्वारा की गई पहली हत्या थी। जब चंगेज खान 14 वर्ष के थे, तब एक हमले में मंगोलों के एक कबीले ताइचुंद ने उन्हें गुलाम बना लिया। एक गार्ड की मदद से वह एक रात गुलामी की कैद से भागने में कामयाब रहे। इस काम ने चंगेज खान को मशहूर कर दिया और उनके साथ और लोग भी जुड़ने लगे। क्योंकि चंगेज खान के पिता एक कबीले के सरदार थे, इसलिए उनके पिता के कई दोस्त जो अन्य कबीले के सरदार थे, उन्होंने भी चंगेज खान की मदद की। जल्द ही चंगेज खान ने एक छोटी आर्मी बना ली। इसके 2 साल बाद चंगेज खान ने अपने बचपन की मंगेतर बोरते से शादी कर ली और अपनी स्थिति और मजबूत कर ली। इस समय मंगोलिया के कबीले राजनीतिक रूप से एकजुट नहीं थे। चंगेज खान एक कठिन राजनीतिक माहौल में बड़े हुए, जिसमें मंगोल कबीले युद्ध, चोरी, भ्रष्टाचार और आपसी संघर्ष में लगे रहते थे। कुछ दिन बाद ही चंगेज खान की पत्नी बोरते को मंगोल कबीले मार्किट्स ने पकड़ लिया और वो अपने साथ ले गए। चंगेज खान ने अपने समर्थकों और अपने बचपन के दोस्त जमुखा के साथ मार्केट पे एक बड़ा हमला किया और उन्हें बुरी तरह हराने के बाद बोरते को छुड़ा लिया। इस जीत ने चंगेज खान और उसके दोस्त जमुखा, जो एक दूसरे कबीले का सरदार भी था, उनको बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली बना दिया। जैसे जैसे जमुखा और चंगेज खान शक्तिशाली हो रहे थे, प्रत्येक अपने आप को मजबूत कर रहा था और जल्द ही वो एक दूसरे के प्रतिद्वंदी बन गए। जमुखा को पारंपरिक मंगोलियन सरदारों और राजकारय वर्ग का समर्थन मिला, जबकि चंगेज खान को आम लोगों का और प्रतिभाशाली सैनिकों का समर्थन मिला। चंगेज खान ने छोटे और गरीब लेकिन प्रतिभाशाली लोगों को सरदार बनाया और सेना की ऊंची पोजीशनों पर भी नियुक्त किया। 1186 में केवल 24 वर्ष की आयु में चंगेज खान को मंगोलों ने अपना खान या सबसे बड़ा लीडर चुना। चंगेज खान के प्रभाव को बढ़ता देख जमुखा नाराज हो गया और उसने अगले साल ही चंगेज खान पर हमला कर दिया। दलान बलजूट की लड़ाई में जमुखा ने चंगेज खान को एक निर्णायक रूप से हरा दिया और चंगेज खान अपने परिवार समेत मंगोलिया छोड़ के चाइना चला गया। अगले 10 वर्षों के लिए चंगेज खान ने चाइना के जिन एम्पायर की मदद तारतारों को हराने में की, जिसके बाद जिन एम्पायर ने उसकी मदद एक बड़ी सेना बनाने में की। एक बड़ी सेना खड़ी करने के बाद चंगेज खान ने मंगोल कबीलों पर हमला किया और उन्हें जीतना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार चंगेज खान ने अपनी रणनीति बदल ली थी। जब वह मंगोल कबीलों को हरा देता था, तो वह उनके हारे हुए सैनिकों को अपनी सेना में शामिल कर लेता था और उनके लोगों को अपने कबीले में शामिल कर लेता था। इस प्रकार चंगेज खान हर जीत के साथ और शक्तिशाली होता चला गया। जल्द ही बाकी मंगोल सरदारों को चंगेज खान से डर लगने लगा और उन्होंने जमुखा के साथ गठबंधन किया, जिसने पहले चंगेज खान को हराया था। लेकिन चंगेज खान भी उन लोगों के लिए तैयार बैठा था और उसने संयुक्त सेना को हरा दिया। संघर्ष के दौरान जमुखा भाग गया, लेकिन जल्द ही जमुखा को पकड़ लिया गया और उसको मार दिया गया। इसके बाद चंगेज खान पूरे मंगोलिया का बादशाह बन गया।
मंगोलिया का बादशाह बनने के बाद उसने अपनी सेना का पुनर्गठन किया और 80,000 सैनिकों की सेना खड़ी की और पूरे विश्व जीतने की तैयारी करने लगा। इस पुनर्गठन के बाद प्रत्येक मंगोल सैनिक आमतौर से 3 या 4 घोड़े रखने लगा, जिसकी वजह से वह घोड़े बदलते हुए तेजी से यात्रा कर सकते थे। वह प्रत्येक दिन 100 से 150 किलोमीटर तक ट्रैवल कर सकते थे, जो उस समय के लिए एक अविश्वसनीय बात थी। मंगोल सैनिक घोड़सवारी, तीरंदाजी और अलग अलग यूनिट फॉर्मेशन का बार बार अभ्यास किया करते थे। सैनिकों को अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए आदेशों को पूरा करने की पूरी आज़ादी दी जाती थी, जो उन्हें उनकी योजना के बड़े उद्देश्यों को अच्छी तरह से पूरा करने की आज़ादी देता था। हर 10 मंगोल सैनिकों में से 6 हल्के घोड़सवार तीरंदाज थे और शेष 4 अधिक भारी बख्तरबंद घोड़सवार लांसर्स थे। किसी भी हमले से पहले मंगोल ध्यान से अपनी दुश्मन की जासूसी करते थे। एक बार दुश्मन की सेना की स्थिति पता चलने के बाद वह दुश्मन पे हमला करते थे। मंगोल जोखिम भरे सामने से हमला करने के बजाय दुश्मनों के मुख्य सेना पर साइड से या उनको घेर के मारने की कोशिश करते थे। पहले घोड़सवार तीरंदाज दुश्मनों पे तीरों की बारिश कर दिया करते थे। तीरों की कमी ना पड़े इसलिए ऊंटों पर रखकर बहुत सारे तीर लाए जाते थे। अक्सर दुश्मन तीरों की बारिश से ही तबाह हो जाते थे, लेकिन अगर इससे बात नहीं बनती तो बख्तरबंद घोड़सवार लांसर्स उन पर सामने से हमला करके उन्हें खत्म कर देते थे। किलों पे हमला करने के लिए चंगेज खान ने विदेशी तकनीकी विशेषज्ञों को मंगोल आर्मी के कमांड स्ट्रक्चर में जगह दी। किलों की घेराबंदी में वह मंगोल रणनीति खराश का भी इस्तेमाल करते थे। मंगोल पिछली लड़ाई में पकड़े गए कैदियों को इकट्ठा करके उन्हें शील्ड की तरह इस्तेमाल करते थे। यह कैदी या शील्ड अक्सर दुश्मनों के तीरों का निशाना बनते थे, जो एक तरह से मंगोल योद्धाओं की रक्षा करते थे। मंगोलों ने कई लड़ाइयों में मनोवैज्ञानिक युद्ध का भी सफलतापूर्वक उपयोग किया, विशेष रूप से कस्बे और शहरों में आतंक फैलाने के मामले में। मंगोल लड़ाई में हारे गए दुश्मनों पर भयानक नरसंहार और अत्याचार करते थे। इस आतंक का मुख्य लक्ष्य बिना लड़े अपने दुश्मनों को आत्मसमर्पण करने पे मजबूर कर देना था, क्योंकि अगर वो मंगोलों के खिलाफ लड़ते या बगावत करते हैं और उसमें वो हार गए तो उनका सर्वनाश या पूरी तरह तबाह होना तय था। इसके बजाय कई शहर और कस्बे बिना लड़े ही मंगोलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया करते थे। चंगेज खान ने अपने युद्ध अभियान की शुरुआत चाइना के वेस्टर्न शी एम्पायर पर हमले से की, जो मंगोलिया के दक्षिण बॉर्डर पर स्थित था। मंगोलिया ने जल्द ही वेस्टर्न शी एम्पायर की आर्मी को हरा दिया, लेकिन किलेबंद शहरों पर कब्जा करने में उन्हें काफी कठिनाई होने लगी। शहरों की किलाबंदी को तोड़ने के लिए उन्होंने पकड़े गए चाइनीज इंजीनियरों की मदद ली और धीरे धीरे किलेबंदी को तोड़कर शहरों पर कब्जा करने लगे। चंगेज खान ने वेस्टर्न शी एम्पायर के सम्राट को समर्पण कर अपने नीचे काम करने और ट्रिब्यूट देने पे मजबूर कर दिया। पश्चिमी शी एम्पायर को जीतने के बाद 1211 में चंगेज खान ने चाइना के जिन एम्पायर पे हमला करने की योजना बनाई। यह लिंग में एक बड़ा युद्ध लड़ा गया, जहां मंगोलों ने हजारों जिन सैनिकों का नरसंहार किया। कुछ ही दिनों में चंगेज खान ने जिन राजवंश की राजधानी जोंगडू, जिसे आज बीजिंग भी कहते हैं, उस पर कब्जा कर लिया। इसके बाद जिन सम्राट ने भी आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद वो भी चंगेज खान के नीचे काम करने लगा। और इस प्रकार चंगेज खान ने उत्तरी चाइना के एक बड़े हिस्से पे कब्जा कर लिया। 13वीं शताब्दी की शुरुआत में मंगोलिया के पश्चिम में ख्वाजरम राजवंश एक शक्तिशाली साम्राज्य था। चंगेज खान ने सिल्क रोड का उपयोग करके ख्वाजरन एम्पायर के साथ व्यापारिक संबंध बनाने की कोशिश की। इसके लिए उन्होंने 500 व्यक्ति का एक कारवां भेजा, लेकिन ख्वाजरन के औटर शहर के गवर्नर इंचुलुक ने कारवां पर जासूस होने का इल्जाम लगाया और उन पर हमला कर दिया। इसके बाद चंगेज खान ने अपने 3 राजदूत ख्वाजरन के शाह से मिलने के लिए भेजे। ख्वाजरन के शाह ने एक दूत का सर कलम करवा दिया और शेष 2 दूतों को उसके सर के साथ वापस भेज दिया। इस बात ने चंगेज खान को बहुत नाराज कर दिया और चंगेज खान ने लगभग 1 लाख सैनिकों की बड़ी सेना बनाई और अब तक का अपने सबसे बड़ा अभियान शुरू किया। इसके बाद हुए खोरिजान के युद्ध में मंगोलों की जीत हुई और काफी सारे शहरों को तबाह और बर्बाद कर दिया गया। चंगेज खान ने इतनी क्रूरता दिखाई कि उसके खुद के सैनिक भी हैरान रह गए। राजधानी समरकंद पर कब्जा करने के बाद चंगेज खान ने अपने 2 सेनापतियों को आदेश दिया कि वे न केवल शाही इमारतों को बल्कि पूरे शहर, पूरी आबादी और यहाँ तक खेत खलिहान को भी बर्बाद कर दें। हमेशा की तरह कारीगरों को मंगोलिया वापस भेज दिया गया। युवा, महिलाओं और बच्चों को मंगोल सैनिकों को गुलाम के रूप में दे दिया गया
और बाकी की आबादी का नरसंहार कर दिया गया। खोज़रम के राजकुमार जलालुद्दीन, जिन्होंने अपने पिता की मृत्यु के बाद सत्ता संभाली, उन्होंने दक्षिण में अफगानिस्तान के क्षेत्र में खोज़रम के बचे सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू किया। चंगेज खान ने जलालुद्दीन को हराने के लिए एक सेना भेजी, लेकिन इस लड़ाई में मंगोलों की हार हुई। यह मंगोलों की सेना के लिए एक अपमानजनक हार थी। इस बात ने चंगेज खान को बहुत गुस्सा दिला दिया और चंगेज खान ने खुद एक बड़ी सेना का नेतृत्व किया और सिंधु नदी के पास जलालुद्दीन को एक बड़ी लड़ाई में हरा दिया। हारने के बाद जलालुद्दीन भारत के सिंध प्रांत में भाग गए। चंगेज खान ने जलालुद्दीन की खोज के लिए सिंध के दक्षिण किनारे पे कुछ समय बिताया, लेकिन वह उसे खोजने में असफल रहे। चंगेज खान भारत में आगे नहीं बढ़ा क्योंकि भारत में गर्मी उसे पसंद नहीं आई और चाइना और खोज़रम में कुछ छोटे शहरों के विद्रोह के कारण उसे वापस लौटना पड़ा। 1220 में जलालुद्दीन को हराने के बाद चंगेज खान ने अपनी सेना को 2 हिस्सों में विभाजित किया। चंगेज खान मुख्य सेना का नेतृत्व करते हुए उत्तरी भारत से अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए मंगोलिया वापस चले गए, जबकि 20,000 सैनिकों की दूसरी टुकड़ी जेबे और सुबदाई के नेतृत्व में कॉकस और रूस की तरफ बढ़े। उन्होंने जॉर्जिया, अर्मेनिया, अजरबैजान को हराने के बाद उन पे कब्जा कर लिया। 1223 में कालका नदी की लड़ाई में मंगोल जनरल सुबताई ने रशिया की एक बड़ी सेना को भी हरा दिया। जैसे कि मंगोल राज्य की प्रथा थी, रूसी राजकुमारों को रक्तहीन मौत दी गई। सुबताई के पास एक बड़ा लकड़ी का मंच था। रशिया के मेसिस्लाव समेत 6 रूसी राजकुमारों को इस मंच के नीचे लिटा दिया गया, जिसके बाद इस मंच के ऊपर बैठ के कई मंगोल जनरलों ने रात भर पार्टी की और नीचे लेटे रूसी राजकुमारों को कुचल के मार दिया गया। चाइना के वेस्टर्न शी एम्पायर के सम्राट ने ख्वारिज़ान के खिलाफ मंगोलों का साथ देने से इनकार कर दिया था। जब वेस्टर्न शी और जिन राजवंश को मंगोलों की जीत के बारे में पता चला तो उन्होंने मंगोलों के खिलाफ एक गठबंधन बनाया। 1226 में भारत से लौटने के तुरंत बाद चंगेज खान ने वेस्टर्न शी पर एक जवाबी हमला शुरू किया। 1 साल के अंदर ही चंगेज खान ने वेस्टर्न शी एम्पायर को हरा दिया और उसकी राजधानी को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वेस्टर्न शी के सम्राट के विश्वासघात से नाराज चंगेज खान ने पूरे शाही परिवार को मौत के घाट उतार दिया और प्रभावी रूप से वेस्टर्न शी एम्पायर पे कब्जा कर लिया। इस समय तक चंगेज खान बहुत बूढ़ा हो चुका था और अपनी यात्राओं से थक गया था। अगस्त 1227 में चंगेज खान शिकार करते समय अपने घोड़े से गिर गया और चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई। 13वीं शताब्दी में चंगेज खान की सेना ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया था। मंगोल हमलों ने दुनिया की लगभग 11% आबादी को मौत के घाट उतार दिया था। चंगेज खान की मौत के बाद उसके बेटे ओगदेई खान ने सैनिक अभियान जारी रखा और विश्व का सबसे बड़ा साम्राज्य स्थापित किया, जो यूरोप से चाइना तक फैला हुआ था। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।